मई 2021 में गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर राहु के शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं। राहु के नक्षत्र में गुरु का जाना आप पर, हम सब पर क्या असर डालेगा, यही इस वीडियो का टॉपिक है। और अगर कुछ असर बुरा आ रहा हो तो हम कैसे उस बुरे असर से अपना बचाव करें, यह इस वीडियो में मैं उपायों के रूप में आपको बताऊंगा। तो कृपया आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। तो 23 मई 2021 को बृहस्पति राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। देखिए, राहु सांसारिक सफलता के ग्रह हैं और बृहस्पति आध्यात्मिक सफलता के ग्रह हैं। तो संसार और आध्यात्म एक दूसरे से हमेशा उल्टे चलते हैं। गीता में भगवान कहते हैं दो मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, यानी पाथ ऑफ एक्शन और पाथ ऑफ रिनंसिएशन। तो बृहस्पति रिनंसिएशन है तो राहु एक्शन है। अब ऐसे दो परस्पर विरोधाभासी ग्रहों का एक दूसरे के साथ जुड़ना क्या कुछ विशिष्ट घटनाओं को जन्म नहीं देगा? देगा। इसीलिए इसे गुरु चांडाल योग कहा गया। यानी गुरु तो धर्म की पराकाष्ठा पे बैठा हुआ और चांडाल जो अधर्म का ग्रह माना जाता है। यानी गुरु अगर धर्म के ग्रह हैं तो राहु अधर्म के ग्रह हैं। लेकिन राहु में दोनों बातें होती हैं। राहु देवता भी हैं और असुर भी हैं, यानी बॉर्न डीमन एंड कन्वर्टेड टू गॉड, यही राहु की खासियत है। तो यहाँ राहु को जब गुरु छूते हैं, या यूं कहें राहु के साथ गुरु का कोई भी समन्वय होता है, तो गुरु में भी कुछ राहु की बातें आती हैं और राहु में कुछ गुरु की बातें आती हैं। यही इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या असर पड़ने वाला है हमारी राशियों पर गुरु और राहु के मिलने का और क्या हम उपाय करें। तो यहाँ यह ध्यान दीजिए कि यह जो नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, यह शनि की राशि में आता है, तो शनि का भी प्रभाव आएगा। देखिए, गुरु और राहु का कोई भी एसोसिएशन, किसी भी तरह की युति या साथ गुरु चांडाल योग बनाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। हालांकि गुरु चांडाल योग पूर्ण रूप से तो तब बनता है जब गुरु और राहु एक ही राशि में आ जाते हैं, जो अभी नहीं है। लेकिन जब भी गुरु राहु के नक्षत्र में जाए या राहु गुरु के नक्षत्र में आए, तब भी एक तरह का सूक्ष्म गुरु चांडाल योग तो बनता ही है। गुरु चांडाल योग नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत सुनने में सुंदर तो नहीं लगता है, इसके अपने बड़े नुकसान हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे पैसे के मामले में, रिसर्च के मामले में यह बड़ा अच्छा योग है। कलयुग के लिए मैं इसे अच्छा योग मानता हूँ, लेकिन फिर भी सावधानियों की ज़रूरत तो रहती है, क्योंकि जब ऐसे दो विपरीत स्वभाव के ग्रह एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो विकट परिस्थितियां भी बनाते हैं, यानी क्रिटिकल सिचुएशंस भी डेवलप करते हैं लाइफ में। तो इस वीडियो में मैं इस पर डिटेल में समझाऊंगा। हाँ, एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं, इस वीडियो को मैंने 3 हिस्से में बनाया है। सबसे पहले बताऊंगा कि यह जो शतभिषा नक्षत्र राहु का है जिसमें गुरु जा रहे हैं, यह क्या है। फिर बताऊंगा कि राशियों का राशिफल क्या होगा गुरु के इस नक्षत्र में जाने पर, और फिर उपायों के बारे में चर्चा करूंगा कि ऐसे कौन से अच्छे उपाय हैं जो वैदिक उपाय हैं, जो वेदों में दिए हुए हैं राहु और गुरु के ऐसे कॉम्बिनेशन से, तो उन पर हम भी विचार करेंगे। यहाँ पहले आपको बता दूं कि उपायों को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको जो सबसे शुरू में मैं शतभिषा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा, इसे जानना ज़रूरी है। नहीं तो उपाय कैसे करने हैं यह आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं यह कहूँगा कि आप शुरू का वीडियो का हिस्सा ज़रूर देखें। अगर फिर भी आप नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना राशिफल और उपाय ही सुनना चाहते हैं, तो कुछ मिनट के इस पार्ट को आप स्किप करके सीधे अपने राशिफल पर चले जाइए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शतभिषा नक्षत्र क्या है। देखिए, शतभिषा राहु का नक्षत्र है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, शतभिषज, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है शतभिषा। शत और भिषज, शत मतलब 100 और भिषज भेषज से बना है, जिसे डॉक्टर कहते हैं। यानी यह राहु का नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है। डॉक्टर्स जैसे 100 वैद्यों की शक्ति है इस नक्षत्र में, यानी कि यह मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, इसमें इतनी शक्ति है। वैसे भी देखा जाए तो राहु ने अमृत पिया था, यानी मृत
होने की परिस्थिति में जाने के बावजूद वह अमरत्व को प्राप्त हुआ। तो यही इस नक्षत्र की खासियत है। यह पुरानी चीज़ों में जान डाल सकता है, जिन चीज़ों में जान जाने वाली है उन चीज़ों को भी बचा सकता है। देखिए, मंगल और गुरु ही दो ऐसे ग्रह हैं जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, यह ज्योतिष कहता है। तो राहु जब भी गुरु के किसी तरह से इन्फ्लुएंस में आता है तो राहु के स्वभाव में म्यूटेशन हो जाता है, यानी राहु अच्छा हो जाता है और गुरु उसकी कुछ बुराई तो ज़रूर ले लेता है। तो यही देखेंगे कि इस राहु और गुरु के एक साथ मिलने का हम पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, राहु और शनि दोनों ही इस नक्षत्र के देवता हैं। क्यों? क्योंकि नक्षत्र तो राहु का है, लेकिन यह शतभिषा नक्षत्र पूरा कुंभ राशि में आता है, तो इसका स्वामी शनि है। तो एक तरह से राहु शनि दोनों ही इसके स्वामी माने गए। इस नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जैसे हर नक्षत्र के होते हैं। तो पहले और चौथे चरण का मालिक बृहस्पति स्वयं और दूसरे और तीसरे का शनि है। तो इस नक्षत्र पर पूरी तरह से गुरु, शनि और राहु का प्रभाव है। क्या हम समझें इस बात से? देखिए, इस नक्षत्र के जो देवता हैं वह वरुण देव कहे गए। वरुण से ही वारुणी निकली थी, यानी समुद्र मंथन से जब वारुणी निकली, जो 14 रत्न निकले उसमें एक वारुणी भी थी, जिसे हम आम तौर पर शराब भी कह सकते हैं। तो देवताओं ने इसे लेने से मना कर दिया और असुरों ने इसे ग्रहण कर लिया। तो इसलिए यह नक्षत्र नशे का नक्षत्र, इंटॉक्सिकेशन यानी नशे की आदत, हर तरह का ऐसा सब्सटेंस जिससे हम अपने होश खो देते हैं, यह सब राहु के डोमेन में आते हैं। अब यहाँ देखिए, अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी बात हो सकती है। अगर किसी डॉक्टर को किसी का ऑपरेशन करना हो तो बताइए, उसे सीडेटिव देगा कि नहीं, उसे बेहोश करेगा कि नहीं? क्या वहाँ नशा बुरी बात है? नहीं, वहाँ नशा बहुत अच्छी बात है। यह नशा आपको दर्द से बचाएगा। लेकिन कोई आदमी अगर दिन रात शराब पीकर नशे में रहे, अपने होश खो दे, तो क्या इसे अच्छा कहेंगे? नहीं। तो निर्भर यह करता है कि इस नक्षत्र का आप कैसा उपयोग करते हैं। कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह, कोई भी चीज़ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, यह तो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। चाकू अच्छा है या बुरा? सब्जी काटेंगे तो अच्छा है, हाथ काटेंगे तो बुरा है। तो हर चीज़ की तरह इस नक्षत्र के भी 2 पहलू हैं। अच्छा पहलू यह है कि आप इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं हीलिंग के लिए, यानी किसी तरह का ऑल्टरनेट हीलिंग का काम करते हैं। जो लोग भी साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं या किसी तरह के रिसर्च में लगे हुए हैं, अगर उनका ऐसा नक्षत्र है तो उनके लिए बड़े काम की बात हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे को धोखा देता है, दूसरे को से चालाकी करता है, तो ऐसा नक्षत्र उसके अंदर ऐसी स्वभाव को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस बात का आपको विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, किन लोगों के लिए यह नक्षत्र बहुत अच्छा होगा? जो भी लोग डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं या करते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, या विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, या विदेश में बसने जाना चाहते हैं, गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का इन सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा असर रहेगा। किन चीज़ों के लिए बुरा है? कोई भी ऐसा काम जो आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, चाहे वह विवाह हो या किसी तरह के बिजनेस पार्टनरशिप, यह बहुत बुरा होगा उसके लिए। किसी तरह का मुहूर्त इसमें नहीं निकलता है, किसी तरह की शादी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शनि और राहु का नक्षत्र है, जो दोनों सेपरेटिव प्लैनेट्स है। शनि और राहु व्यक्ति को एकाकी रहने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी एकला चलो रे, अकेलापन। तो कोई भी ऐसा काम आप शुरू करना चाहते हैं जो आपका स्वयं का है, जिसमें किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी है, तो फिर गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छी बात है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यह गुरु जो नक्षत्र में जा रहे हैं राहु के, तो राहु के स्वभाव से भी आपको परिचित रहना पड़ेगा। देखिए, राहु समुद्र मंथन से निकला था, तो राहु के नक्षत्रों में जब भी कोई भी ग्रह जाएगा उसमें मंथन हो जाएगा, यानी चर्निंग हो जाएगी। गुरु क्या है? गुरु धर्म है और हमारा बिलीफ सिस्टम है। तो हमारे धर्म और बिलीफ सिस्टम में उथल पुथल शुरू हो जाएगी, क्वेश्चंस शुरू कर देंगे, हम बिलीफ्स पे क्वेश्चन शुरू कर देंगे। इसीलिए गुरु चांडाल योग रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग भी पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, चाहे विदेश हो चाहे देश में हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च यानी सर्च को री करना, जो चीज़ खोजी जा चुकी है उसको दोबारा खोजना, इसी को तो रिसर्च कहते हैं।
तो यह कब होगा? जब आप क्वेश्चन करेंगे, यानी जो चीज़ पहले खोजी जा चुकी है आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप उसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गुरु चांडाल योग रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग चीज़ों को सीधे सीधे नहीं मानते हैं, वह पहले खुद अनुभव करना चाहते हैं। राहु भी तो यही है, पहले खुद अनुभव करना चाहता है। देखिए, इसके देवता वरुण है। वरुण ऋग्वेद में बड़े प्रमुख देवता माने गए। ऋग्वेद में माना गया वरुण और मित्र दो ऐसे देवता थे जो पहले असुर थे, लेकिन इंद्र के प्रभाव में आने से वह देवता हो गए और उनको यज्ञों में आहुति दी जाने लगी। राहु भी तो यही है। राहु पहले असुर था, फिर देवता बन गया अमृत पीकर। यानी इस नक्षत्र के जो देवता है और नक्षत्र का जो मालिक है, यानी वरुण और राहु, दोनों का स्वभाव बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलता है। दोनों ही असुर थे, दोनों ही तामसिक थे, दोनों की ही दिशा वेस्ट और साउथ वेस्ट मानी गई, दोनों ही रात में बली होते हैं। तो यहाँ आप यह चीज़ देखिए कि दोनों में ही ऐसे गुण होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहीं से उपाय भी निकलेगा, जो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा क्या उपाय करने हैं। दोनों की दिशा दक्षिण और पश्चिम मानी गई। देखिए, पश्चिम दिशा राहु की क्यों मानी जाती है, वेस्ट या साउथ वेस्ट? सूर्य राहु का परम शत्रु है। सूर्य की दिशा क्या है? सूर्य किधर से निकलता है? ईस्ट से। तो सूर्य जिधर से निकलता है, राहु उसका अपोजिट होने के कारण उससे उल्टी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो ज्योतिष में कुछ भी जो कारण बताए गए, कुछ भी जो दिशाएं बताई गई या जो भी स्वभाव बताया गया, उन सब के पीछे एक कारण है। तो यहाँ आप यह देखिए कि जब शतभिषा नक्षत्र में गुरु आएंगे तो अगले महीने जून में वक्री भी हो जाएंगे। इसी समय जो शतभिषा नक्षत्र जिस राशि में पड़ता है, यानी कुंभ राशि में, उसके राशि स्वामी शनि भी वक्री हैं। अब वक्री ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं, बहुत निश्चित परिणाम देते हैं। वक्री ग्रह में चेष्टा बल आ जाता है, यानी ऐसी अवस्था जिसमें ग्रह पूरी तरह से परिणाम देगा ही देगा। तो ऐसे ग्रह के उपाय भी हमें बहुत सावधानी से करने पड़ते हैं। यहाँ यह भी देखिए कि राहु और गुरु एक दूसरे से केंद्र में होंगे। तो हालांकि गुरु और राहु की एक दूसरे पे कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन गुरु अभी कुंभ राशि में है और राहु वृष राशि में है, एक दूसरे से पहली और चौथी राशि में, तो केंद्र स्थानों में हो गए एक दूसरे से। महर्षि पराशर कहते हैं कि जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो जाएं तो उन्हें संबंधी ग्रह कहा जाता है, यानी वह एक दूसरे से पूर्ण रूप से कनेक्टेड हो जाते हैं। इस बात का भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। राहु और गुरु का यह संयोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देने वाला है। यह स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हर राशि के लिए क्या होंगे, इस पर अभी विचार करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। तो इस वीडियो के टॉपिक को मैंने दो हिस्से में बनाया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा वह दिया था। वह वीडियो मैंने इस वीडियो के अंत में लिंक दे दिया है। इस वीडियो के अंत में आप एंड स्क्रीन पर वह वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, इस पर विशेष और विस्तार से चर्चा करूंगा और अंत में उपाय भी बताऊंगा जो हर राशि के लोगों के लिए लागू होगा। तो आइए तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन अचानक किसी तरह की धन हानि दिखा रहा है। देखिए, कोई ना कोई ऐसी बात आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी कि आपको अपना जमा धन निकालकर खर्च करना पड़ेगा। यह बात आपको आपके संतान की तरफ से भी आ सकती है, जो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यानी अच्छा हुआ तो क्या होगा, आपको अपने संतान की हायर एजुकेशन पर खर्च करना पड़ेगा, यह अच्छी बात हो सकती है। बुरा क्या हो सकता है, आपको अचानक किसी तरह की स्वास्थ्य की समस्या, चाहे वह आपकी स्वयं की हो या अपने बच्चों की, उन पर खर्च करना पड़ सकता है। किसी तरह के स्पेकुलेशन से बचें, किसी तरह के नए इन्वेस्टमेंट से बचें, यह आपको धन हानि करा के जाएगा। तो कोई भी, अगर आप अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नया निवेश करने से बचिए। जो लोग भी शेयर मार्केट में हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ चलने का समय है।
नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोच लीजिए। बहुत सारे तुला राशि के लोग हो सकता है अपने बिजनेस के लिए कोई नई जगह ढूंढें, उनके लिए फिर भी समय अच्छा है। वो ऐसा नया निवेश कर सकते हैं, जैसे कोई नया ऑफिस खरीदना हुआ, कोई नया घर खरीदना हुआ, तो वह यह काम तो ज़रूर कर सकते हैं। तो पैसा तो आपको खर्च होना ही है। देख लीजिए आपका पैसा प्लानिंग के साथ खर्च हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। यानी बिजनेस एक्सपेंशन कीजिए तो ऐसी चीज़ों में कीजिए जो पक्के तौर पर हों, यानी स्पेकुलेटिव नहीं हो, ठोस हो, जैसे नया ऑफिस, नया घर, नई प्रेमाइसेस या ठोस इन्वेस्टमेंट्स हैं। इनके लिए आपके लिए समय अच्छा है, वह तो आप कर सकते हैं। तो तुला राशि के लोगों के लिए बृहस्पति राहु के नक्षत्र में आकर यह दिखाते हैं कि आप किसी तरह के कॉन्टैक्ट्स का, जो लोग काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, सरकार से जुड़ा हुआ अगर किसी तरह का काम करते हैं, उनके लिए फिर समय अच्छा है। नया काम मिलेगा और नया काम आप शुरू भी कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी तकलीफ आ रही है तो इस वीडियो के अंत में जो मैं उपाय बताऊंगा उन्हें आप ज़रूर कीजिएगा। तकलीफ आएगी संतान की सेहत को लेकर और अपने घर परिवार में लेकर आपको कंसर्न आने वाले हैं, तो इनसे आपको अपना बचाव तो रखना ही पड़ेगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन अचानक लंबी उछाल देने वाला है। देखिए, काम में आपको कोई बड़ा उछाल मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिल सकती है या नई और अच्छी नौकरी मिल सकती है। राहु यहाँ एक चीज़ को तो आपको प्रमोट कर रहा है कि आप अपनी वाणी का और अपनी चालाकी का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करेंगे अपनी तरक्की के लिए। तो जो लोग, हालांकि वृश्चिक राशि वाले लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन अभी राहु आपको कुछ गाइल और कुछ टैक्ट तो ज़रूर दे रहा है, यानी युक्ति युक्त बुद्धि, चतुराई वाली बुद्धि। तो यहाँ जो लोग भी ऐसा काम करते हैं जहाँ अपनी बुद्धि का और वाणी का प्रयोग करना है, अपने कॉन्टैक्ट्स का प्रयोग करना है, उनके लिए बड़े अच्छे समय आने वाले हैं। जो लोग भी फील्ड काम करते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या जो लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़ा काम करते हैं, जिनका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या जो लोग ट्यूटर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, नई थीसिस लिख रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का काम करते हैं, यानी किसी तरह का निवेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे शेयर मार्केट का काम हो गया, फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम हो गया, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। कोई नया काम मिल सकता है। जो लोग सरकार से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा होने वाला है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी राशि के ऊपर से केतु गोचर कर रहे हैं। तो केतु हमेशा कन्फ्यूज़न के प्लैनेट कहे जाते हैं। अचानक आपकी बुद्धि में कुछ ऐसा हो जाएगा जो आप बैठे बिठाए अपना नुकसान कर सकते हैं। तो इसी बात से आपको बचना पड़ेगा। अगर आपने अपनी बुद्धि का, अपने निर्णयों का सही इस्तेमाल किया तो फिर आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। कन्फ्यूज़न से अपने आप को किसी तरह से भी बचाइए। किसी नज़दीकी मित्र से आप हमेशा सलाह लेते रहिए, या परिवार में अपने बड़े लोगों से सलाह लेकर ही कोई काम शुरू कीजिए, तो आपके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत अच्छा होने वाला है। धनु राशि के लोगों के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा होगा। देखिए, अभी आप धनु राशि वाले लोग शनि की 7.5 से प्रभावित हैं और पीड़ित भी हैं। यहाँ राहु आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहा है और बृहस्पति 3रे भाव से। राहु के नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर कुछ राहत आपको देगा। वैसे भी कहा जाता है शनि वद राहु, यानी जैसा शनि होते हैं वैसे राहु बन जाते हैं। तो अभी धनु राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति, शनि, राहु, इन 3 बड़े ग्रहों का संबंध बनाना, क्योंकि बृहस्पति शनि की राशि और राहु के नक्षत्र में है, तो शनि और राहु से बृहस्पति का संबंध बन जाना, और बृहस्पति धन के ग्रह होते हैं, 3रे भाव से गोचर कर रहे हैं। जो भी लोग ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या किसी तरह का ऐसा काम करते हैं जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में आता है, उनके लिए फिर समय अच्छा है। जैसे वकील हो गया, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। तो आप लोग जो देख रहे थे कि पिछले कुछ समय से काम कम आ रहा था, उसमें आपको निश्चित तौर पर सुधार मिलेगा। काम के मौके आपके बढ़ जाएंगे, धन कमाने के मौके बढ़ जाएंगे। वैसे भी अब शनि की 7.5 का धीरे धीरे प्रभाव आप पर से उतरना शुरू हो चुका है। बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपको
काफ़ी राहत देने वाला है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में बैठकर कभी कभी मोरली आपको कमज़ोर करते हैं, तो किसी को धोखा देने से बचिए, क्योंकि राहु छठे घर में बैठा हुआ कभी कभी ऐसा दिखाता है कि हम बल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और बुद्धि का कम। तो सावधान रहिए, किसी से बेवजह का झगड़ा मत कीजिए, यहाँ यह चीज़ आपको परेशान ज़रूर कर सकती है। हालांकि कोई नुकसान ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपनी बातों को फूंक फूंक कर ही कदम को रखिए और सावधानी से कम्युनिकेट कीजिए, यानी कोई भी बात हड़बड़ी में आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है। तो यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए यह दो तरह का रिजल्ट देगा, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। अच्छा क्या हो सकता है, आपको अपनी संतान को लेकर कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ यह बात अच्छी हो सकती है, संतान आपकी कुछ तरक्की के रास्ते पर जाएगी, उसकी उपलब्धियों से आपको गर्व होगा, यह अच्छा होगा। पैसे कमाने के रास्ते कुछ नए खुल सकते हैं, यह भी अच्छा है। बुरा क्या होगा, आपकी 7.5 चल रही है, राहु और गुरु और शनि का संबंध बन गया और यह आपके दूसरे भाव को और 5वें भाव को ट्रिगर कर रहा है, यानी किसी तरह का अचानक का खर्च हो सकता है, कहीं अपनी इच्छा के विरुद्ध जाना भी पड़ सकता है, किसी तरह की बीमारी से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर मुंह के रोग, गले के रोग और पेट के रोग, इन 3 चीज़ों से आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। बहुत सारे मकर राशि वाले लोगों के लिए दांतों की समस्या आ सकती है या मसूड़ों की समस्या आ सकती है। मैं पिन पॉइंट करके बता रहा हूँ, सावधान रहिएगा। या पेट में किसी तरह की समस्या आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन या लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ सकती है। तो मकर राशि के लोगों के लिए 7.5 अभी शनि की चल रही है, उन्हें विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ पैसे का लाभ तो आपको ज़रूर होगा, लेकिन यह लाभ इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको इसका बहुत कुछ सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट देखने को मिले, यानी बहुत सार्थक परिणाम तो नहीं होंगे। फिर भी कुछ राहत आपको बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करके ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन समस्याएं अभी मकर राशि के लिए ख़त्म नहीं हुई हैं। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपको अपने घर से दूर ले जा रहा है। चाहे आप ट्रांसफ़र हो जाए, चाहे आप अपनी इच्छा से ही चले जाएं, तो दोनों में से एक बात तो आपकी ज़रूर होगी। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हालांकि आपकी शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, लेकिन बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन कुंभ राशि के कुछ लोगों के लिए शादी की सौगात भी लेकर आ रहा है। बृहस्पति अभी आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं और बहुत बार राहु भी शादी करवाते हुए देखे जाते हैं। हम लोग जो ज्योतिष में देखते हैं, जो अनुभव में आता है, हालांकि राहु सेपरेटिव प्लैनेट है, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि राहु की दशा में शादियां होती हैं। तो राहु के नक्षत्र में जो ग्रह आ जाते हैं, उनका अगर आपकी 7वें भाव से यानी विवाह के भाव से कोई संबंध बनता है तो मैरिज देता है, यानी शादी करवा देता है। तो जो लोग भी शादीशुदा बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। परिवार में किसी तरह का लेकिन तनाव भी हो सकता है, क्योंकि राहु अपनी आदत से बाज तो नहीं आएगा। तो किसी तरह का परिवार में आना तनाव, यानी कहीं आपका घर से दूर जाना, यह भी एक कारण हो सकता है कि आपको अपने घर से दूर जाने के कारण परिवार से दूरी महसूस हो और उसकी वजह से मन में कष्ट हो, यह भी एक कारण हो सकता है। या किसी तरह का वाद विवाद भी हो सकता है, यह दूसरा कारण हो सकता है। घर, ज़मीन, मकान नया खरीदने से फ़िलहाल आपको बचना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पैटर्नल प्रॉपर्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें इस समय में अपने प्रयासों में कमी लानी चाहिए। माँ की सेहत को लेकर आपको चिंता होगी। 7.5 आपकी चल रही है, तो 7.5 भी आपको मन में तनाव देगी। राहु का ऐसे समय में आपके हृदय स्थान से गोचर करना और उसके नक्षत्र में बृहस्पति का जाना, यह दिखाता है कि मन में आपको कहीं ना कहीं मलिनता रहेगी और दुख भी रहेगा। तो ध्यान करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए और वीडियो के अंत में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह नक्षत्र आपको कुछ परिवर्तन करके बृहस्पति
समस्याएं भी देगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन उनके खर्चे बढ़ाने वाला है। अब खर्चे दो तरीके से बढ़ सकते हैं। अच्छा तब होगा अगर आप अपनी पढ़ाई पे खर्च करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो यह खर्च आपको अच्छा खर्च हो जाएगा। यानी लाइफ में सेटल करने के लिए अपने आप को अगर आप पैसा खर्च करते हैं, चाहे वह एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फॉरेन के पीआर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो काम तो आपके पक्के हो जाएंगे। यह राहु आपको हायर स्टडीज़ में सफलता और विदेश भेजने में सफलता देकर ही रहेगा। अगर आप यह दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, रोग पर, आपको स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ जाएगा। तो क्या कहा जा सकता है, ऐसी बुरी स्थिति से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाकर कुछ पैसे का दान देना चाहिए। किसी अपाहिज व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे की मदद कीजिए, तो यह आपके साथ नहीं होगा। नहीं तो अगर आप पढ़ाई से या विदेश से नहीं जुड़े हुए हैं या किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अच्छा है। इन गतिविधियों से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर गुरु आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन कर परेशानियों में आपको डालेगा। गुरु राहु के नक्षत्र में बैठकर कभी कभी बुद्धि का नुकसान करता है, यानी व्यक्ति गलत आदतों का शिकार हो जाता है। अभी देखिए, मीन राशि जिसकी बृहस्पति की जिसके स्वामी है, वह अपनी राशि से 12वें चल रहे हैं। राशि से 12वां चलना बहुत बार आदमी को भ्रम में डालता है, बहुत बार आदमी से गलत काम करवाता है, और उस हालत में राहु के नक्षत्र में भी आकर बैठ जाना। तो कृपया अपनी आदतें सही रखिए, अपने निर्णयों पर ठोक बजा कर कीजिए और अपने बड़े लोगों से सलाह लेकर ही कोई काम कीजिए। नहीं तो यह बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपको कोई बड़ा नुकसान भी दे सकता है। सावधान रहिए, किसी तरह के अनसोशल, एंटी सोशल कामों में लिप्त होने से भी आपको बचना पड़ेगा। अगर आपने अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया तो धर्म, आध्यात्म, साधना के लिए यह समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति का 12वां गोचर, वह भी राहु के नक्षत्र में गोचर, शतभिषा नक्षत्र में गोचर, आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब निर्भर ये करता है कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। तो चूज़ करेक्टली एंड चूज़ वाइजली, यही मैं मीन राशि वाले लोगों को सलाह देता हूँ। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके हम, अगर यहाँ पे बृहस्पति राहु के नक्षत्र में बैठकर कुछ भी समस्या दे रहे हैं किसी भी राशि को, तो उनसे हम अपना बचाव कर सकें? क्या कोई वैदिक उपाय है या कोई साधारण उपाय भी हैं? तो मैं आपको दोनों उपाय बताऊंगा। देखिए, वैदिक उपाय, योग से जुड़ा हुआ उपाय और साधारण उपाय भी बताऊंगा। देखिए, वेद में ऐसा क्या उपाय बताया गया है जो राहु का है या गुरु का है? क्या वेद सीधे सीधे ऐसा कहते हैं? देखिए, सीधी चर्चा तो नहीं आती है, लेकिन जब हम ज्योतिष शास्त्र का पूरा प्रयोग ठीक से करें तो हम उपाय बनाते हैं या निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, राहु जब शतभिषा नक्षत्र में होता है तो शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण कहे गए। अब वरुण को ऋग्वेद में बहुत बड़ा देवता माना गया। ऋग्वेद में बहुत सारे हिम्स हैं, यानी सूक्त हैं, जिसमें वरुण की बहुत प्रशंसा की गई और वरुण धन देने वाले ग्रह माने गए या देवता माने गए, क्योंकि हर तरह के धन कहाँ से निकलते हैं? समुद्र से। समुद्र मंथन के समय 14 जो रत्न निकले, जिसमें लक्ष्मी भी हैं और हर तरह का धन भी है, वह कहाँ से निकला? समुद्र के अंदर से ही निकला। तो वरुण को कहा गया कि हर तरह के धन के मालिक होते हैं। वैसे भी देखिए, समुद्र से तरह तरह के खजाने निकलते हैं, चाहे सीपी हो या कॉस्टली स्टोन्स हो। तो जिन लोगों को भी धन की कमी है, वह राहु के इस नक्षत्र के देवता की पूजा करके लाभ ले सकते हैं। या जिनको किसी भी तरह के स्वास्थ्य की भी समस्या आ रही है, उसके लिए भी यह उपाय हो सकता है। क्या करें हम? वेद में क्या मंत्र दिया गया है वरुण का? ऋग्वेद में वरुण गायत्री मंत्र दिया गया है, ओम जलबिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। रुद्राक्ष की माला पर आप रोज 108 बार यह मंत्र कर सकते हैं। कलश पास में रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और साधारण जल डालकर
उसके ऊपर हाथ रखकर, दायां हाथ उसके ऊपर रखकर उसे अभिमंत्रित कर लीजिए और इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। राहु का कोई भी बुरा प्रभाव आप तक नहीं आएगा। राहु और वरुण एक दूसरे के बड़े मित्र कहे जाते हैं। वरुण की साधना करने से भी राहु के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। यह वैदिक विधि का उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? जो शतभिषा नक्षत्र है, इसका पेड़ क्या माना गया है? इसका पेड़ कदम्ब का पेड़ माना गया है। कदम्ब कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो इसीलिए इसे हरि प्रिया भी कहा गया इस पेड़ को। देखिए, गोपियों के साथ जब कृष्ण ने एक बार कपड़े उनके चुराए थे तो कदम्ब के पेड़ पर ही उनके कपड़े टांग दिए थे, जो यमुना के किनारे था। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है ना, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो कदम्ब से कृष्ण का, राहु का बड़ा गहरा रिश्ता है, वरुण का भी। तो देखिए, कदम्ब के पेड़ की एक टहनी या कदम्ब का फूल किसी भी दिन एकादशी के दिन, यानी जिस दिन एकादशी हो, आप अपने घर में लेकर आइए। विधि पूर्वक उसको किसी नीले कपड़े या किसी गेरुए कपड़े में लपेटकर अपनी पूजा की जगह पर रखिए। तो राहु का बुरा प्रभाव, अगर राहु शतभिषा नक्षत्र में है या शतभिषा नक्षत्र में कोई भी ग्रह गोचर कर रहा है, अगर आप यह करते हैं तो आपको उसके बुरे प्रभाव मिलेंगे ही नहीं। अगर आप अपने जीवन में सच्चाई रखते हैं, यानी अगर आप अपनी तरफ से क्लीन हैं, तो राहु आपको कोई कष्ट नहीं देगा अगर आपने यह उपाय किया। देखिए, कदम्ब का पेड़ दुर्गा जी को भी बहुत प्रिय है। राहु की देवी कौन कही गई? दुर्गा। इसलिए यह उपाय दुर्गा को भी प्रसन्न करता है। साथ में यह भी देखिए कि कदम्ब के पेड़ से आयुर्वेद में बड़ी दवाएं बनती हैं। जिन्हें कब्ज के रोग होते हैं, जिन्हें पेट में कीड़े होते हैं, यानी जिन्हें चमड़े के रोग होते हैं, चर्म रोग, स्किन डिजीज, उन सब रोगों में आयुर्वेद में यह दवाइयाँ कही गई। देखिए, आयुर्वेद का एक बड़ा ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, इसमें यह उपाय दिए गए हैं। ऐसे कदम्ब के पेड़ की टहनी से यह उपाय बनते हैं या उसके फूल से। तो यह जो पेट के रोग हैं, चर्म रोग हैं या कब्ज है, यह किसकी बीमारी है? राहु की बीमारी है और शनि की भी बीमारी है। तो देखिए, अब यहाँ राहु से संबंध जुड़ा इसका, तो उपाय ऐसे ही बनते हैं और यह उपाय काम भी आते हैं। एक साधारण उपाय बताता हूँ। आप यह मान लीजिए कदम की डाली आपको नहीं मिले, तो आप क्या करेंगे फिर? देखिए, राहु की दिशा होती है साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो अपने घर में साउथ वेस्ट दिशा में आप मास्टर बेडरूम को रखना चाहिए, वास्तु के हिसाब से अच्छा है। या कोई भी हेवी स्टोरेज हो, जो भी भारी चीज़ें आपके घर में जो आप इकट्ठा करके रखते हैं, उन्हें अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो जब भी इस नक्षत्र में गोचर हो रहा हो बृहस्पति का, तो कोई भी ऐसी मूर्ति आप ला कर रख सकते हैं या बृहस्पति से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ ऐसी रख सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। या आप हनुमान जी की कोई बड़ी मूर्ति या कोई बड़ा फोटो आप लगा सकते हैं। हालांकि इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका वह बेडरूम सोने के लिए आपको प्रयोग नहीं करना है, यानी उसमें आप बैठ सकते हैं। तो यह तो अब बहुत कम ही लोग कर सकेंगे कि एक जिनके पास स्पेयर बेडरूम हो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं हो तो आप कुछ धार्मिक पुस्तकें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, उधर के आलमीरा में या उधर के किसी शेल्फ में। तो यह भी आपके लिए बड़ा अच्छा उपाय होगा। योग मार्ग से क्या उपाय हो सकता है? देखिए, राहु और वरुण स्वाधिष्ठान चक्र के देवता माने गए। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारी कुंडलिनी का दूसरा चक्र। वरुण तो जल के देवता हैं ही, जो इस नक्षत्र के स्वामी माने गए। तो जल के इम्बैलेंस से हमारे शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं। कुंडलिनी भी जब लोग साधना करते हैं तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान तक कुंडलिनी बहुत आसानी से उठ जाती है, लेकिन स्वाधिष्ठान के ऊपर उठना मणिपुर तक मुश्किल हो जाता है, और मणिपुर पे तो ग्रंथि आ जाती है, ब्रह्म ग्रंथि, तो इसलिए वहाँ टूटना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर, इस पर बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आपको स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई समस्याएं आएँ, या जब भी इस नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हो या गोचर कर रहा हो उससे जुड़ी समस्याएं आए, तो आपको
स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाना चाहिए। पद्मासन या सुखासन लगाकर यम यम ऐसा ध्यान कर सकते हैं बीज मंत्र के साथ, या आप आंख बंद करके उस जगह पर अपना ध्यान लगा सकते हैं जो भी आप मैं फोटो में दिखा रहा हूं। तो यह भी बड़ा अच्छा उपाय माना जाता है। तो उम्मीद है मुझे आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बाकी 6 राशियों के लिए भी राशिफल मैंने बता दिया है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।